हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि जो एक करदाता की कर निर्धारण निर्भर करता है वो उसकी निवासी स्थिति पर निर्भर करता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेतन से आय। वेतन से आय भैया बिना किसी देरी के हम बता दें आपको, वेतन से आय होता क्या है असल में। वेतन से आय आय का प्रथम शीर्षक है। वेतन से आय आय का प्रथम शीर्षक है। इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। आइए डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी होता क्या है, वेतन से आय होता क्या है। वेतन से आय कहते किससे भैया, तो वेतन से आय प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी को, चाहे वो गवर्नमेंट सेवा में हो, नॉन गवर्नमेंट सेवा में हो, सरकारी सेवा में हो, गैर सरकारी सेवा में हो, अर्ध सरकारी सेवा में हो, या किसी और जगह पर वो काम करता है, किसी के अंडर में कोई काम करता है और उसके नियोक्ता से उसकी सेवाओं के बदले में जिस भी तरह का पारिश्रमिक उसको मिलता है उसे उसके वेतन से आय कहते हैं। तो वेतन से आय क्या है, क्या हो गया वेतन से आय, प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है, टैक्सेबल होता है। ठीक। अब बात आती है कि नियोक्ता कौन हो सकता है। वेतन से आय प्रत्येक कर्मचारी चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, उसको उसके नियोक्ता से उसकी सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह वेतन शीर्षक में कर योग्य होता है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक मजदूर की मजदूरी में और एक अधिकारी के वेतन में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही वेतन शीर्षक में शामिल होते हैं, दोनों ही वेतन के पार्ट माने जाते हैं। तो यहां पर एक शब्द आया नियोक्ता, शब्द आया भैया नियोक्ता, एम्प्लॉयर। नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, कौन होता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है। तो नियोक्ता कौन हो सकता, कोई व्यक्ति
फर्म, सरकार या कोई संस्था या संस्था, ये नियोक्ता हो सकते हैं। अब बात आती है एक व्यक्ति के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं। एक व्यक्ति के, एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं भैया, नियोक्ता हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक टाइम में आपके पास काम कर रहा है, फिर आपके पास से कहीं और जाकर के काम कर रहा है, फिर वहां से जाकर के कहीं और काम कर रहा है। तो एक समय में एक व्यक्ति के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं, लेकिन सभी नियोक्ताओं से प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक वेतन से आय कहलाता है। क्लियर है? अब इसके बाद में बात आती है कि वेतन की प्राप्ति क्या चीज, वेतन की प्राप्ति। तो वेतन की प्राप्ति में से मतलब दो बातें हैं। एक होता है वेतन का अर्जित होना और एक होता है वेतन का प्राप्त होना। तो दोनों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो वेतन अर्जित होना वेतन प्राप्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण। वेतन प्राप्त होने से ज्यादा वेतन कहां अर्जित हुआ, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक? हाँ, अर्जित होना। क्लियर है? अब करना है वेतन के प्राप्त होने की बात करें, वेतन का प्राप्त होना। तो वेतन के प्राप्त होने में क्या मतलब है? वेतन की प्राप्ति, वेतन की प्राप्ति लिखते हैं इसको, वेतन की प्राप्ति। तो वेतन की जो प्राप्ति है उसमें क्या क्या शामिल होता है? वेतन यदि अग्रिम में मिलता है, अग्रिम रूप में मिलता है, या बकाया वेतन मिलता है, बकाया वेतन मिलता है, अग्रिम वेतन मिलता है। ठीक है? जो जिस साल का वेतन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये दोनों चीजें भी मिलती तो ये भी वेतन में शामिल होंगी, तो वेतन में शामिल होगी। अब बात आती है कि ये वेतन में कौन से में शामिल होगी? तो गत वर्ष के वेतन माना जाएगा, गत वर्ष का वेतन माना जाएगा। अगर हमें गत वर्ष में अग्रिम वेतन मिल जाता है या पिछले गत वर्षों का बकाया वेतन मिल जाता है तो ये हमारा गत वर्ष की वेतन से आय मानी जाएगी और वेतन शीर्षक में शामिल की जाएगी, कर योग्य वेतन कहलाएगी। क्लियर है? हाँ, आगे बात करते हैं। इसके बाद में वेतन के लिए मालिक और नौकर का होना। वेतन शीर्षक में करयोग्य वेतन होने के लिए यह अति आवश्यक है कि कर्मचारी के बीच और मालिक के बीच नौकर और मालिक का संबंध होना अति आवश्यक है। यदि कर्मचारी और मालिक के बीच नौकर और मालिक का संबंध नहीं है, नियोक्ता और
कर्मचारी के बीच अगर नौकर और मालिक का संबंध नहीं है तो वो वेतन शीर्षक में नहीं आता, नहीं शामिल किया जाता। क्लियर है? अब नौकर और मालिक के संबंध के साथ साथ जैसा मैंने बताया, इसीलिए संसद सदस्य का जो वेतन है, संसद सदस्य का वेतन, संसद सदस्य का मतलब समझे, एमपी एमएलए को प्राप्त होने वाला वेतन वेतन शीर्षक में नहीं आता, बल्कि अन्य साधनों से आय के शीर्षक में शामिल होता है। किसी एमपी को, किसी एमएलए को प्राप्त होने वाला वेतन अन्य साधनों से आय के शीर्षक में शामिल किया जाता है। क्लियर है? हाँ। अब एक चीज आती है कि एक साझेदार का वेतन, साझेदार का वेतन, ये तो अदर सोर्सेज में अन्य साधनों से आय में जाएगा। एक साझेदार का वेतन कहां जाना चाहिए? साझेदार में जो है नौकर और मालिक का संबंध तो नहीं होता। साझेदार और फर्म में मालिक नौकर का संबंध नहीं होता है? तो साझेदार का वेतन कहां जाना चाहिए? व्यापार अथवा पेशे से आय, पेशे से आय के शीर्षक में जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है वेतन का स्वेच्छा से त्याग देना, वेतन का स्वेच्छा से त्याग देना। वेतन का स्वेच्छा से त्यागना। अगर कोई कर्मचारी अपने वेतन को स्वेच्छा से त्याग देता है, नियोक्ता पर छोड़ देता है, तो उसे वेतन का प्रयोग माना जाता है। वेतन का प्रयोग माना जाता है। अब जब वेतन का प्रयोग हो गया तो डेफिनेट सी बात है वो करयोग्य वेतन में शामिल होगा। ये बात याद रखना। अगर किसी कर्मचारी ने स्वेच्छा से अपने नियोक्ता पर यह मांग करके छोड़ दिया कि भाई आप मुझे मेरा सैलरी मत देना, मेरा वेतन मत देना, तो उस कंडीशन में आपने अपने वेतन का प्रयोग कर लिया, और प्रयोग कर लिया तो वो आपका वेतन का भाग हो गया, वो आपके कर योग्य वेतन में शामिल किया जाएगा। ठीक। एक होता अनुबंध के अंतर्गत वेतन न लेना, अनुबंध के अंतर्गत वेतन न लेना। अनुबंध के अंतर्गत वेतन न लेना, वेतन का प्रयोग नहीं है, वेतन का प्रयोग नहीं माना जाता। अब जब वेतन का प्रयोग नहीं माना जाता तो ये वेतन कर योग्य वेतन में भी शामिल नहीं होता, कर योग्य में शामिल नहीं होता।
दोनों में अंतर समझ में आ गया। वेतन स्वेच्छा से त्याग देना, वेतन का उपयोग है कर योग्य होगा। वेतन अनुबंध के अंतर्गत, समझौते के अंतर्गत, अनुबंध में आपको पहले बता चुका हूं कि अनुबंध क्या होता है, दो पक्षकारों के बीच एक ऐसा समझौता जो पक्षकारों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है, अनुबंध कहलाता है। ठीक है। हाँ, तो अगर अनुबंध के अंतर्गत आपने वेतन त्यागा है तो वेतन का प्रयोग नहीं माना जाएगा और कर योग्य नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको रख कर दे। अब एक चीज आती है वेतनमान। वेतनमान, वेतनमान पे स्केल, पे स्केल। वेतनमान मतलब कर्मचारी कितनी सैलरी पर, कितने वेतन पर नियुक्त हुआ और हर साल उसके वेतन में कितनी वृद्धि होगी, कितना इंक्रीमेंट लगेगा, वो कब तक इंक्रीमेंट लगेगा, वो सब टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होती है, उसे कहते हैं वेतनमान। जैसे कोई कर्मचारी 2200 रुपए की ग्रेड पर नियुक्त हुआ, जिस पर उसको 100 रुपए पर ईयर बढ़कर मिलेंगे जब तक 3000 रुपए ना हो जाए। जब 3000 हो जाएंगे तो उसको 200 रुपए बढ़कर मिलेंगे। कब तक? जब तक उसको 3000 नहीं हो जाए। जब 3000 हो जाएंगे तो उसको 300 रुपए बढ़कर मिलेंगे। कब तक मिलेंगे 300 रुपए बढ़कर? सॉरी, जब तक 8000 न हो जाए। ठीक इसी तरह से ये क्या कहलाता है? वेतनमान कहलाता है। हर साल क्या वृद्धि होगी, वेतनमान कहलाता है। और जब वेतनमान की बात आती है तो डेफिनेट सी बात है, वेतन का देय होना भी जरूरी है। वेतन कब देय माना जाएगा? तो वेतन कब देय माना जाएगा? वेतन देय होने की दो कंडीशन है। वेतन देय होना, तो वेतन का देय होना दो बातों पर निर्भर करता है। अगर सरकारी कर्मचारी है, अर्ध सरकारी कर्मचारी है, कोई सरकारी कर्मचारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है, तो उसकी दशा में अगले माह की पहली तारीख को वेतन देय माना जाता है। और बैंक का या गैर सरकारी कर्मचारी है तो माह की अंतिम तारीख को वेतन देय हुआ माना जाता है। तो सरकारी या अर्ध सरकारी की दशा में, अर्ध सरकारी की दशा में, सरकारी या अर्ध सरकारी की दशा में क्या होगा भैया? अगले माह की पहली तारीख, अगले माह की पहली तारीख। जबकि बैंक या गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में बैंक या सरकारी कर्मचारी की दशा में जिस माह का वेतन है, जिस माह का वेतन है, उस माह की अंतिम तारीख को, मतलब इसमें फरवरी तक का वेतन लेते हैं, इसमें फरवरी तक का लेते हैं और इसमें मार्च तक का लेते हैं। ठीक, क्लियर है? जैसे
एक व्यक्ति 5,300, 8,000, 500, 20,000 पर 1 मार्च जनवरी 2020 को नियुक्त हुआ। ठीक, तो गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए कर योग्य आय होगी। तो कर निर्धारण वर्ष 2023-24 का मतलब जरा ये मैं बता चुका हूं। कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए जो गत वर्ष होगा वो 22-23 होगा। अब 22-23 की बात करें तो 22-23 के लिए अगर बात यहां करते हैं तो बात फरवरी तक की करेंगे सरकारी कर्मचारी की दशा में। तो कितने महीने का? 10 महीने का तो हमारा वेतन होगा इस साल का, और 2 महीने का होगा इससे पहले के साल का। ठीक, तो हम कैसे लेंगे? देखिए 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक इसको 5,000 मिलेंगे। 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक इसको 5300 रुपये मिलेंगे। अब 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक इसको 5600 रुपये मिलेंगे। और 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024 तक इसको कितने मिलेंगे? 5,900। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जो लेंगे हम वो 10 महीने, और यहां जो लेंगे यहां 2 महीने। ठीक, कब? सरकारी कर्मचारी की दशा में, सरकारी की दशा में। ठीक, अगर ये गैर सरकारी होता या बैंक का कर्मचारी होता तो बैंक या गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में, गैर सरकारी होता तो यहां पर 9 और यहां पर 3। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कर्मचारी के वेतन में मूल वेतन के अतिरिक्त भत्ते और अनुलाभ भी शामिल होते हैं। मूल वेतन जो उसको मूल रकम मिलती है, भत्ते कभी कभी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मूल वेतन के अतिरिक्त
कुछ रकम नकद के रूप में प्राप्त होती है, जिन्हें हम भत्ते कहते हैं। तो भत्ते यानी अलाउंसेस, भत्ते यानी कि अलाउंसेस। तो अलाउंसेस जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य भत्ते, प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य भत्ते। प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य भत्ते कौन कौन से होते हैं भाई? एक होता है महंगाई वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ता, दोनों में कोई अंतर है? महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन, हाँ। महंगाई वेतन लिखा है तो इसका मतलब है इट इज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और महंगाई भत्ता लिखा है तो महंगाई भत्ता इज नॉट कंसीडर्ड एज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एब्सेंस ऑफ गिवन एनी इंस्ट्रक्शन, दैट इज इट इज द टर्म्स ऑफ टू बी डीम्ड एज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट। यानी कि अगर महंगाई भत्ता लिखा है तो ये तब तक लो महंगाई वेतन नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें लिखा ना हो कि ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, या इसका कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में ना हो, या सेवा के लिए या भविष्य के लाभों के लिए सेवा में शामिल किया जाएगा, ऐसे कुछ सेंटेंसेस में ना लिखे हो, तब तक ये सेवा की शर्तों के अंतर्गत दे नहीं होता। वेतन का पार्ट वेतन में दे तो होता, लेकिन बहुत सी गणनाएं करते हैं उनमें वेतन का भाग नहीं होता। इसके अलावा इसके अतिरिक्त भैया कुछ और भी होता है। थोड़ा चलिए, इसके अलावा एक होता नगर क्षति पूरक भत्ता, नगर क्षति पूरक भत्ता, और नगर क्षति पूरक भत्ता के अलावा और कुछ भी होता है? बोलिए। नगर क्षति पूरक के बाद में चिकित्सा भत्ता, वार्डन भत्ता, प्रॉक्टर भत्ता, प्रैक्टिस न करने का भत्ता, कुत्ता भत्ता, विवाह भत्ता, ठीक है, टिफिन भत्ता, ठीक, परियोजना भत्ता, बहुत से भत्ते होते हैं जो कर योग्य होते हैं। इसके अलावा अगला क्या होता है? आंशिक आंशिक कर मुक्त भत्ते। आंशिक कर मुक्त भत्तों में एक होता आपका एचआरए, एक होता मनोरंजन भत्ता, मनोरंजन भत्ता, यानी विशेष भत्ते, विशेष भत्ते जो कतिपय व्ययों की पूर्ति के लिए मिलते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है यातायात भत्ता, यात्रा भत्ता, ठीक, यात्रा भत्ता एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में लगता है समय,
ठीक है, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, दैनिक भत्ता, दैनिक भत्ता आते जाते हैं, सहायक भत्ता, सहायक भत्ता, नौकर भत्ता, सहायक भत्ता, नौकर भत्ता, वर्दी भत्ता, गदोपरजन भत्ता, है नी। हाँ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। अब बात आती है इसके बाद में, ये जो है कभी कभी इसकी सेक्शन पूछ ली जाती है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन फर्स्ट में आते हैं। अब इसी में दूसरे होते हैं कि जो व्यक्तिगत वियोग की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं, व्यक्तिगत वियोग की पूर्ति के लिए, व्यक्तिगत वियोग की पूर्ति के लिए, जो व्यक्तिगत वियोग की पूर्ति से संबंधित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भैया? जैसे एक होता है जलवायु भत्ता, जलवायु भत्ता, यह 800 रुपये प्रति माह, ठीक है, जलवायु भत्ता। सीमावर्ती भत्ता या बॉर्डर भत्ता बोलते हैं इसको, सीमावर्ती भत्ता 1300 रुपये प्रति माह, 1300 रुपये प्रति माह, ठीक। शिक्षा भत्ता, शिक्षा भत्ता जो होता है 100 रुपये प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, है नी। थोड़ा सा जरा टफ कर देते हैं। इसके बाद में छात्रावास भत्ता, छात्रावास भत्ता 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, ठीक है। एक होता है यातायात भत्ता, यातायात भत्ता 3200 रुपये प्रति माह प्रति, ठीक है, क्लियर। तीसरे आते हैं आपके पूर्णता करमुक्त भत्ते, पूर्णता करमुक्त भत्ते, पूर्णता करमुक्त भत्ते कौन से होते हैं भैया? पूर्णता करमुक्त भत्ते जैसे विदेश भत्ता, विदेशी भत्ता, कर्मचारियों को विदेश में मिलने वाले भत्ते और अनुलाभ पूर्णता करमुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को आदर सत्कार भत्ता, ठीक। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के भत्ते, ठीक है भैया, टीटीसी कर देते हैं। और इसके बाद में बात आती है, एक अगली बात लेकर चलते हैं, मकान किराए भत्ता, मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि, करमुक्त राशि। तो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की बात करते हैं कि हाउ टू बी कैलकुलेट द एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो बेटा ये बता दें आपको कि हाउस रेंट अलाउंस जो होता है, अगर कर्मचारी
ऐसे कर्मचारी को प्राप्त होता है जो कि ऐसे मकान में रहता है जिसको कोई मकान किराया नहीं देना पड़ता। तो ऐसी दशा में मकान किराए भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। और यदि कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो ऐसी दशा में मकान किराए भत्ते की कर मुक्त राशि की गणना निम्न 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप होता है भत्ते की वास्तविक राशि। बी पॉइंट होता है मकान का किराया माइनस वेतन का 10%। तीसरा होता है यदि मकान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में है तो वेतन का 50%। अन्य किसी स्थान पर होने की दशा में वेतन का 40%। जो तीनों में कम हो यानी ए बी सी इन तीनों में जो कम होगा वो करमुक्त होगा। और करमुक्त को अगर हम भत्ते की राशि में से घटा दें तो जो बचेगा वो टैक्सेबल अलाउंस कहलाएगा। ठीक। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको यहीं पे कि मनोरंजन भत्ता वास्तव में पूर्णतः करमुक्त होता है, लेकिन इसके संबंध में सरकारी कर्मचारी को डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। इसलिए यह करमुक्त पूर्णतः करमुक्त नहीं होता, आंशिक करमुक्त होता है, न पूर्णतः कर योग्य होता। जबकि गैर सरकारी कर्मचारी को इसके संबंध में कोई भी छूट नहीं मिलती है। गैर सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की कोई छूट नहीं मिलती। इसकी करमुक्त राशि की गणना कैसे करते हैं भैया? भत्ते मनोरंजन भत्ते के संबंध में इसकी जो राशि होगी वो मूल वेतन का 20% या 5,000 रुपये, जो दोनों में कम। ठीक है भैया। आज आपके भत्ते समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि भत्तों में शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।